everyone, welcome to your very own Easily. This is Dr. Sudha, your mentor for biology. हमारी आज की बायोलॉजी की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? ऑलरेडी हमने हमारी प्रीवियस डिस्कशन ऑफ ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अंदर हमने ये समझा था कि लंग्स किस तरह से एक्सपैंड करते हैं, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कैसे इंक्रीज होता है। मतलब हमने सबसे पहले नेजल पैसेजेस और नेजल नॉस्ट्रिल्स और नेजल पैसेजेस को समझा, उसके बाद हमने लेरिंग्स के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया और आफ्टर दैट हमने ट्रेकिया के बारे में समझा। ठीक है, हमने ये देखा कि जो लंग्स हैं देयर आर पेयर ऑफ लंग्स, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। राइट लंग 3 लॉब्स में डिवाइडेड था और जो लेफ्ट लंग था 2 लॉब्स में डिवाइडेड था। मतलब ब्रीफ जो हमने एक डिस्कशन किया था अबाउट द स्ट्रक्चर्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन रेस्पिरेशन। ठीक है, और इसी के साथ ही हमने ये समझा था कि जो रेस्पिरेशन का जो ब्रीदिंग का मैकेनिज्म है उसके अंदर 2 टाइप्स के मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से मसल्स? रेडियल मसल्स ऑफ डायाफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, इंटरनल जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं देवर ऑफ 2 टाइप्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। ठीक है, हमने एक कैप की हेल्प से समझा था कि जो रेडियल मसल्स हैं अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो डायाफ्राम जो है वो फ्लैट हो जाएगा। राइट, डोम शेप्ड का डायाफ्राम फ्लैट हो जाने की वजह से जो थोरेसिक कैविटी का एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर इंक्रीज हो जाएगा। राइट, और जैसे ही एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वेंट्रल डोर्सो वेंट्रल जो डायमीटर है थोरेसिक कैविटी का वो भी इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, एयर कैसे अंदर जाएगी ये अभी आज हम और डिस्कस करेंगे, और जब ये मसल्स रिलैक्स करेंगे तब बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ ही हम आज और क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम डिस्कस करेंगे अबाउट द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। एयर कितनी एंटर करती है, कितनी कैपेसिटी है लंग की, क्या एयर को निकालने की और अंदर लेने की। ठीक है, तो हम इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज पल्मोनरी वॉल्यूम या रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स या लंग कैपेसिटीज के बारे में। राइट, ओके। कंप्लीट सिलेबस फॉर 11th क्लास एज वेल एज फॉर नीट आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं साइंस इजीली चैनल पर। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दैट चैनल फॉर द कंप्लीट सिलेबस ऑफ 11th एज वेल एज 12th फॉर नीट ऑल्सो। किसी भी कारणवश अगर आपकी कोई भी वीडियोस किसी भी टॉपिक को लेकर 11th क्लास के सिलेबस की अगर मिस हो गई है तो आप हमें प्ले लिस्ट पे जाके हर टॉपिक की वीडियो देख सकते हैं, दैट इज प्रारंभ के नाम से। लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था, थोड़ा सा एक बार जल्दी देखते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के हमने स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया। राइट, हमने स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन पढ़े। राइट, हमने ये देखा कि कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। पहले क्या होगा, इनहेलेशन, अंदर इंस्पिरेशन होगा। ठीक है, फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, फिर ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, टिश्यूज के पास जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड वापस ब्लड से होते हुए फिर एल्वियोलाई के पास एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स के थ्रू बाहर निकल जाएगी। ठीक है, ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी कारणवश कोई भी आपको डाउट है तो एक बार रिक्वेस्ट करूंगी पिछली वीडियोस को जरूर देख लें ताकि आपकी सब कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग एक फ्लो में चलती रहे। राइट, हमने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को डिस्कस किया, इंस्पिरेशन एज वेल एज एक्सपिरेशन, और रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और इसी के साथ ही हमने क्या डिस्कस किया था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आज की क्लास का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। क्या है वो टॉपिक? रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज को हम डिस्कस करेंगे, जो अक्सर बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग और मुश्किल लगता है। राइट, फिर हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी साइकिल, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट और स्पायरोमीटर के बारे में, और देन वी विल डिस्कस सम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, ओके। सबसे पहले ये देखो बेटा, कौन कौन सी हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स की बात करने वाले हैं हमारी आज की डिस्कशन में। हम बात करेंगे सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, फिर हम देखेंगे कभी कभी आप सांस जब अंदर लेते हैं तो थोड़ा सा सांस फोर्सफुली भी अंदर ले लेते हैं, मतलब थोड़ी सी एयर अंदर फोर्सफुली और भर लेते हैं। मतलब इतनी जगह थी एयर के जाने की, थोड़ी सी जगह हमने और फोर्सफुली भर ली। ठीक है, तो उसको डिस्कस करेंगे, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देन हम बात करेंगे अब जितना अंदर भरी थी एक्स्ट्रा उसको हम बाहर भी तो निकालेंगे, दैट विल बी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, या इसको सप्लीमेंटल एयर भी बोलते हैं। देन हम बात करेंगे रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है।
क्या लंग्स हमेशा खाली हो जाते हैं या कुछ ना कुछ उनके अंदर एयर हमेशा प्रेजेंट रहती है? ठीक है, अब इन्हीं वॉल्यूम्स के अकॉर्डिंग हम ये देखने वाले हैं कि एक लंग की इंस्पिरेशन की कैपेसिटी कितनी है, एयर को अंदर लेने की कैपेसिटी कितनी है, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी बाहर निकालने की कैपेसिटी कितनी है, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है, एफआरसी को बात करेंगे हम, कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, देन हम बात करेंगे वाइटल कैपेसिटी और फाइनली वी विल डिस्कस अबाउट द टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, ओके। अब देखो, सबसे पहले ब्रीफ से एक रिवीजन करते हैं बेटा। सबसे पहले एक रिवीजन करते हैं, आप मुझे आंसर्स देंगे फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करने में। ठीक है, बात कर रहे हैं हम इनहेलेशन के टाइम की। हम किसकी बात कर रहे हैं? इनहेलेशन की। ठीक है, जब इनहेलेशन होता है मतलब जब एयर अंदर ले ली जाती है, उस टाइम पर कौन से मसल्स काम करते हैं? हमने डिस्कस किया था डायाफ्राम इज अ डोम शेप्ड मसल। उसके मसल्स कैसे होते हैं बेटे? रेडियल मसल होते हैं। याद करो वो कैप वाली एग्जांपल। कौन सी एग्जांपल? कैप वाली एग्जांपल। लाइक अगर ये कैप थी हमारी, अगर इसके ये रेडियल मसल्स थे और अगर हम इसको कॉन्ट्रैक्ट करें तो यही जो डोम शेप मसल है ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाता है बेटा फ्लैट। ठीक है, तो अब आपको मुझे बताना है रेडियल मसल्स ऑफ डायाफ्राम क्या करते हैं। हम यहां पे लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट। जब रेडियल मसल ऑफ डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उस टाइम पर क्या होगा? कौन सी शेप का होता है? ओरिजिनल शेप क्या है डायाफ्राम की? दैट इज डोम शेप्ड। डोम शेप डायाफ्राम क्या हो जाएगा? यस, इट बिकम्स फ्लैट। इट बिकम्स फ्लैट, जिसकी वजह से जैसे ही ये जो डोम शेप मसल है ये फ्लैट हो गया, तब कौन सा डायामीटर थोरेसिक कैविटी का इफेक्ट होगा? एंटीरियर, पोस्टीरियर। ठीक है, पहले ऐसी थी, अभी जगह बिल्कुल फ्लैट होने की वजह से एंटीरो पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरो पोस्टीरियर डायामीटर, एंटीरो पोस्टीरियर डायामीटर ऑफ थोरेसिक कैविटी क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, राइट? इट विल इंक्रीज। जैसे ही ये मसल पहले देखो कवर किया हुआ था इस तरह से, जैसे ही फ्लैट हुआ तो इतना जो सरफेस है वो एक्स्ट्रा मिल गया। ठीक है, ये एक्स्ट्रा मिल गया, जिसकी वजह से दिस इज एंटीरियर, दिस इज एंटीरियर, दिस इज पोस्टीरियर। तो एंटीरो पोस्टीरियर डायामीटर क्या हो गया? थोरेसिक कैविटी का इंक्रीज हो गया, राइट? ये चीज हमने हमारी प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस की थी। एक्सेलेशन में क्या होगा? सिंपली इसका अपोजिट कर दो बेटा। एक्सेलेशन के टाइम में अपोजिट हो जाएगा बिल्कुल। यही जो डायाफ्राम के रेडियल मसल्स हैं अब वो क्या कर जाएंगे? रिलैक्स कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे? रेडियल मसल्स रिलैक्स कर गए। फ्लैट शेप डायाफ्राम फिर से कैसा बन गया? डोम शेप का। कैसा बन गया? डोम शेप का। जैसे ही डोम शेप का बना डायाफ्राम, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ थोरेसिक कैविटी डिक्रीजेस। डायमीटर क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, बिल्कुल अपोजिट हो गया, राइट? दूसरे मसल्स हमने बेटा डिस्कस किए थे। इनहेलेशन के अंदर दूसरे मसल्स जो इन्वॉल्व होते हैं दैट इज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। कौन से मसल्स हमने डिस्कस किए? दैट इज एक्सटर्नल। इनहेलेशन के टाइम पर सेकेंड कैटेगरी ऑफ मसल्स इन्वॉल्व वर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। क्या होगा? याद करो वो बकेट वाला एग्जाम्पल। कौन सा एग्जाम्पल अब आपको याद करना है? बकेट। वॉट आई हैव दिस बकेट। ठीक है, इस बकेट के यहां पे क्या लगा हुआ है? हैंडल। दिस इज द नॉर्मल पोजीशन, राइट? और जैसे ही मैंने इस बकेट को ऐसे पुल किया तो क्या हो गया था? ये जो डायामीटर था ये दिस वन, ये क्या हो गया? ये बढ़ गया। ठीक है, अभी कौन सा डायामीटर है? दिस इज ट्रांसवर्स डायामीटर। मतलब दिस इज ट्रांसवर्स डायामीटर। हाउ? अगर ये बेटा वर्टिब्रल कॉलम है, ये स्टर्नम है, स्टर्नम से अटैच्ड हमारे पास ये रिब्स है। जैसे ही आपने हैंडल को आगे की तरफ पुल किया, मतलब
जैसे इन मसल्स को, इनके बीच में जो मसल्स है दैट इज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, जैसे आप इनको कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा बेटा स्टर्नम का साइज। तो ये जो डायामीटर है, ये जो डायामीटर है, अगर ये वर्टिब्रा कॉलम है, अगर ये वर्टिब्रा कॉलम है, ये स्टर्नम है, तो स्टर्नम आगे की तरफ मूव कर गई, राइट? ये हमने डिस्कस किया था। तो क्या होगा, विच डायामीटर, दिस इज डोर्सल साइड, दिस इज वेंट्रल साइड, डोर्सो वेंट्रल डायामीटर मतलब ट्रांसवर्स डायामीटर दैट विल इंक्रीज, ट्रांसवर्स डायामीटर। तो हम यहां लिखेंगे कॉजेस, कौन सा अपलिफ्टमेंट हुआ रिब्स का, लेटरल साइड पर, लेटरल साइड पर, ठीक है? तो इट कॉजेस lateral upliftment of ribs that causing dorsoventral diameter या transverse diameter। हम क्या लिखेंगे, dorsoventral diameter और transverse diameter of thoracic cavity will increase, right? और exhalation में क्या हो जाएगा, वापिस सब कुछ वही पोजीशन। अब हमने क्या किया, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स ने रिलैक्स किया, वापस वही वाली ओरिजिनल पोजीशन आ गई, राइट? जैसे आपने बकेट को नीचे रखा, हैंडल वापस अपनी जगह पर आ गया। तो यहां पे क्या हुआ, जैसे ही आपने एक्सहेलेशन के टाइम पर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को क्या किया, रिलैक्स किया। यहां क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन से अपलिफ्टमेंट हुआ, लेटरल अपलिफ्टमेंट, रिलैक्स किए, रिब्स की नॉर्मल पोजीशन आ गई, ट्रांसवर्स डायमीटर या डोर्सोवेंट्रल डायमीटर जो है एक्सहेलेशन के टाइम पर वापस से नॉर्मल हो गया, जिसकी वजह से डायमीटर डिक्रीज कर गया, राइट? इतनी चीज हमें हमारी प्रीवियस डिस्कशन से क्लियर थी, जो और अब क्लियर हो गई होगी, आई एम श्योर। ओके, अब देखो क्या हुआ, अब ध्यान से समझना बेटा, एयर अंदर कैसे जाती है, ठीक है? ओके, दिस इज द ओरिजिनल पोजीशन। ये क्या है बेटा, ओरिजिनल पोजीशन है थोरेसिक कैविटी का। आप देख सकते हैं ये डायाफ्राम है, दिस इज डोम शेप डायाफ्राम। ये कैसी पोजीशन है, दिस इज द ओरिजिनल पोजीशन ऑफ थोरेसिक कैविटी। अब क्या हुआ, रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, ठीक है? बाहर एटमॉस्फेरिक एयर का जो प्रेशर है दैट इज 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ज्यादा है। अंदर क्या है, 756। कितने का डिफरेंस है, -4 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी का। दैट इज नोन एज नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट। अब आपको पता है जो एयर का मूवमेंट है दैट इज फ्रॉम हायर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर। तो जैसे ही अंदर प्रेशर कम है, बाहर ज्यादा है, डायाफ्राम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट किए, एयर क्या करेगी बेटा, अंदर जाएगी। क्यों जाएगी अंदर, थोरेसिक कैविटी का बेटा वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज, ठीक है? हम यहां लिख रहे हैं वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी क्या हो गया, इंक्रीज्ड, जिसकी वजह से क्या हुआ, प्रेशर डिक्रीज्ड। जैसे प्रेशर डिक्रीज हुआ, एयर को अंदर एंटर करने का मौका मिल गया, एयर कहां चली गई, अंदर चली गई, ठीक है? तो इनहेलेशन कैसा वाला प्रोसेस है, इट्स एन एक्टिव प्रोसेस। एक तो रेडियल मसल ऑफ डायाफ्राम की वजह से कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ठीक है? दूसरा क्या हुआ, हमने ये देखा, दूसरा क्या हुआ हमारे पास, साथ में ही कौन से मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये वाला डायमीटर, दिस वन, देखो एक तो ये वाला वॉल्यूम, ठीक है, एक ये वाला वॉल्यूम, ये दोनों वॉल्यूम क्या कर गए, इंक्रीज कर गए, ठीक है? और कॉन्ट्रैक्शन, एयर एंटर्स ड्यू टू नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट, यहां हम लिखेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, पढ़ चुके हैं हम अभी, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेडियल एज एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। क्या हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज, एयर कहां आ गई, अंदर आ गई। तो इनहेलेशन क्या है, इट्स एन एक्टिव प्रोसेस, इट्स एन एक्टिव प्रोसेस एज कंपेयर टू एक्सहेलेशन। और इन टर्म्स ऑफ अगर एफर्ट्स की बात करें तो एक्सहेलेशन कैसा प्रोसेस है बेटा, पैसिव प्रोसेस है, ठीक है? तो हमने नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट के कारण एयर अंदर एंटर कर गई थोरेसिक कैविटी में, ठीक है? ओके, ये हम बात करें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की।
अब देखो, अब आपको पता है नॉर्मल ब्रीदिंग दैट इज ऑल्सो नोन एज एब्डोमिनल ब्रीदिंग। नॉर्मल ब्रीदिंग और इसी का ही नाम हम बोल देते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग। दिस इज मैक्सिमली, मतलब जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर किसका है बेटा, दैट इज ऑफ डायाफ्राम मसल्स ड्यू टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ रेडियल मसल्स ऑफ डायाफ्राम की वजह से 75% जो रेस्पिरेशन है, जो ब्रीदिंग है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस डायाफ्राम के मसल्स। ठीक है, तो दैट इज नॉर्मल ब्रीदिंग और एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी बोलते हैं इसको। रेस्ट के टाइम पे आपको ये दिखती है। फोर्सफुल ब्रीदिंग, जब हम अंदर फोर्सफुली एयर को फिल करेंगे, देन कौन सा कंट्रीब्यूशन जो डायाफ्राम है अब वो डिक्रीज कर गया। ठीक है, अब आप हेल्प लोगे कौन से मसल्स की, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंटरनल कॉस्टल मसल्स, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स का जो अरेंज में जो कंट्रीब्यूशन है वो इंक्रीज कर जाता है ड्यू टू फोर्सफुल ब्रीदिंग। ठीक है, ओके, तो यस, ये छोटी छोटी डिस्कशन के बाद, अच्छा अब आप मुझे बताएंगे नॉर्मल ब्रीदिंग रेट कितना होता है। मतलब एयर का अंदर जाना, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों को मिला के हम बोल रहे हैं ब्रीदिंग। ब्रीदिंग रेट नॉर्मल होता है बेटा 12 पर मिनट। इट इज 12 पर मिनट। इंक्रीज कर सकते हैं इसको ड्यूरिंग द एक्सरसाइज की वजह से 15 पर मिनट भी हम ले सकते हैं इसको। ठीक है, टाइम टेकन इन वन ब्रीदिंग साइकिल में कितना, 5 सेकेंड का टाइम होता है एक ब्रीदिंग साइकिल में, जिसमें 2 सेकेंड लगते हैं बेटा आपके इनहेलेशन में, 3 सेकेंड लगते हैं आपके एक्सहेलेशन में। मतलब 40% इनहेलेशन है, 60% एक्सहेलेशन है। बट कितना इंक्रीज कर सकते हो आप इसको ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एक्सरसाइज या प्रेगनेंसी के टाइम पर, दैट कैन बी मोर। तो 15 पर मिनट तक इंक्रीज हो सकता है ब्रीदिंग साइकिल। 4 सेकेंड्स का तब ये हो सकता है। तो वैसे नॉर्मली कितना होता है 5 सेकेंड, बट 4 सेकेंड का भी हम इसको ला सकते हैं, जिसमें से 1.6 सेकेंड फॉर इंस्पिरेशन, 2.4 सेकेंड्स हो जाएंगे फॉर आपके एक्सहेलेशन के लिए। दिस इज ब्रीदिंग साइकिल। मतलब इनहेलेशन एक्सहेलेशन में टोटल कितना टाइम लगता है, 5 सेकेंड्स का टाइम। 12 पर मिनट इज द ब्रीदिंग रेट। ओके, चलो अब हम आते हैं बेटा पल्मोनरी वॉल्यूम्स की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो हमारे पास लेट अस अंडरस्टैंड थ्रू अ सिंपल ग्राफ। देखो, सांस लो, अंदर एक नॉर्मल पोजीशन में, एक नॉर्मल टाइम पर जब आप ब्रीदिंग कर रहे हैं तो कितनी एयर का वॉल्यूम आप अपने अंदर लेते हैं। ठीक है, मान लो आपने दिस वन, ये अब आप एयर की बारे में बात करें, ये जो मान लो इतनी एयर आपने एक नॉर्मल ब्रीदिंग की वजह से अपने अंदर ले ली। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, टाइडल वॉल्यूम। क्या बोलेंगे, टाइडल वॉल्यूम। तो एक बार में आप कितनी एयर अपने अंदर ले रहे हो, दैट इज 500 मिलीलीटर, दैट इज नोन एज टाइडल वॉल्यूम। तो देखेंगे टाइडल वॉल्यूम को, देखेंगे यस, टाइडल वॉल्यूम पे आ जाओ बेटा पहले। तो टाइडल वॉल्यूम की डेफिनेशन क्या बन जाएगी, अब टाइडल वॉल्यूम की डेफिनेशन बन जाएगी वो वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। मतलब जितना आप अंदर लोगे उतना ही आप बाहर निकालोगे। ठीक है, एक नॉर्मल सांस अंदर लिया, टाइडल वॉल्यूम, कितना सांस बाहर निकाला, टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, जितना आप एक नॉर्मल रेस्पिरेशन में अंदर ले रहे हो, जितना आप बाहर छोड़ रहे हो, दैट इज टाइडल वॉल्यूम। कितना होता है बेटा ये, 500 मिलीलीटर। दैट मीन्स अगर 12 पर मिनट है तो कितनी एयर वॉल्यूम आपने अंदर ले ली, तो मल्टीप्लाई कर दो, 500 मिलीलीटर मल्टीप्लाइड बाय 12, ये आ जाएगा नियर अबाउट आपका 6000 मिलीलीटर पर मिनट। इट कैन बी 8000 मिलीलीटर पर मिनट। ठीक है, दिस इज टाइडल वॉल्यूम। याद रखेंगे, टाइडल वॉल्यूम एक नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम पर आपने जितनी एयर अंदर ली है उतनी एयर आप बाहर छोड़ रहे हो। ठीक है, ओके। अब आपने क्या सोचा, थोड़ी सी एयर आपने जबरदस्ती अंदर ले ली, थोड़ी सी एयर आपने जबरदस्ती अपने अंदर, मतलब फोर्सफुली अंदर भर ली, दिस वन।
ठीक है, ये तो था बेटा टाइडल वॉल्यूम, ये क्या था टाइडल वॉल्यूम। अब आपने इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब कितने एयर आप कैपेसिटी है अभी भी अपने अंदर लेने की, ठीक है। नॉर्मल में आपने ले लिया 500 ml, अब आपने 2500 से लेके 3000 तक क्या ले ली, फोर्सफुली अंदर ले ली, वो बन गई बेटा IRV। क्या बन गई IRV। चलो नेक्स्ट देखो, IRV मतलब इंस्पिरेशन, फोर्सफुली जबरदस्ती अब हम अंदर ले रहे हैं। जगह थी इतने, देखो इतना गिलास है, इतने गिलास में इतना पानी तो आपने नॉर्मल भर दिया, आपने बोला मैं तो और ज्यादा भरूंगा, ठीक है, तो आपने और ज्यादा भर दिया, तो जो आपने फोर्सफुली भरा दैट इज फोर्सफुल इंस्पिरेशन। फोर्सफुल इंस्पिरेशन जब आपने किया तो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर भी आप अपने अंदर इंस्पायर कर पाए, ठीक है। जरूरत नहीं थी फोर्सफुली आपने अंदर ले ली ज्यादा एयर, उसको बोलेंगे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या IRV या कॉम्प्लीमेंट एयर। मतलब इतनी सी मिल रही थी, उसके साथ और एक्स्ट्रा मिल गई, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट। तो ये क्या बन गई बेटा, फोर्सफुल इंस्पिरेशन की वजह से जितनी एयर आपने अपने अंदर ले ली दैट बिकम्स इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, अबाउट 2500 to 3000 ml। तो अब तक आप कितनी एयर अंदर ले चुके हैं, आप इतनी एयर तक अंदर ले चुके हैं। तो ये आपकी क्या बन गई, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। मतलब आपकी कितनी कैपेसिटी है, आपकी नॉर्मल इतनी कैपेसिटी थी बेटा, उसके बाद आपने एक्स्ट्रा और ले लिया, ठीक है, तो मतलब अब ये आपकी बन गई इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। अंदर लेने की, एयर को अंदर लेने की कैपेसिटी इज नोन एज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, जिसमें आपने टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी वॉल्यूम को प्लस कर दिया, वो बन गई आपके लंग्स की टोटल एयर को अंदर लेने की कैपेसिटी, ठीक है। आई होप यहां तक हमें क्लियर है, ओके। अब देखो, अब आपने एयर अंदर ली है, बाहर भी निकालोगे, राइट। अब आपने क्या किया, इतनी एयर आपने बाहर निकाल दी, जितनी फोर्सफुली ली थी उतनी ही आपने बाहर निकाल दी, और एक नॉर्मल रेस्पिरेशन में आपने बाहर निकाल दी, ठीक है। तो ये बन गई बेटा आपकी दिस इज, इतना तो आपने नॉर्मली बाहर निकाल दिया, राइट। अब आपने क्या किया, फोर्सफुली कुछ एयर को बाहर एक्सेल कर दिया, वो बन गई आपकी एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फोर्सफुली बाहर निकाली गई एयर, जितनी अंदर भरी थी वो सारी निकाल दी, दैट इज एक्सेलेशन के टाइम पर, ओके। additional volume of air that can be exhaled, that can be expired या exhaled by a forceful expiration। expiration से आपने एक्स्ट्रा ली हुई एयर को भी बाहर निकाल दिया नॉर्मल एयर निकालने के बाद। इसकी वॉल्यूम कितना होगा हमारे पास, 1000 से लेके 11000 मिलीलीटर तक, और इसको क्या बोलेंगे बेटा, ERV या सप्लीमेंट एयर। क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट एयर। तो देखो ये होगी आपकी एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इतना आपने एयर निकाल दिया, ठीक है। अच्छा, क्या अब लंग्स खाली हो जाते हैं, नहीं, पूरा चाहे आप फोर्सफुली इंस्पिरेशन करके फोर्सफुली एक्सहेल भी कर दो सारी की सारी एयर, बट स्टिल देन देयर इज सम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज लेफ्ट इनसाइड द लंग्स, और इसको बोलते हैं बेटा रिजर्व वॉल्यूम। इसको क्या बोलते हैं, रिजर्व वॉल्यूम। दिस इज नोन एज रिजर्व वॉल्यूम। मतलब अगर एयर बाहर जाएगी, एयर अंदर आएगी, उसमें जो टाइम लगेगा तो क्या तब तक लंग्स खाली रहेंगे, नहीं, लंग्स के अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट का जो एयर है वो फोर्सफुल एक्सहेलेशन के बाद भी प्रेजेंट रहता है, दैट इज नियरली अबाउट 1100 से लेकर 1200 मिलीलीटर तक जो एयर है वो रेजिडुअल वॉल्यूम है, बची हुई वॉल्यूम है, किसके अंदर, लंग्स के अंदर, ठीक है। आई होप इतनी बात हमें क्लियर है। तो अगर मैं टाइडल वॉल्यूम और एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम सप्लीमेंट एयर को प्लस कर दूं तो वो आ जाएगी एक्सपीरेशन की कैपेसिटी। लंग्स कितनी कैपेसिटी के साथ एयर को बाहर निकाल सकते हैं, एक तो हो गया बेटा टाइडल वॉल्यूम में जितनी एयर अंदर ली थी उतनी बाहर निकाल दी, दूसरी
फोर्सफुली कितनी एयर मैंने बाहर निकाल दी, दैट इज नोन एज एक्सपीरेटरी कैपेसिटी। तो इसको हम बोलेंगे एक्सपीरेटरी कैपेसिटी के अंदर टाइडल वॉल्यूम और एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को प्लस कर देंगे तो वो आ जाएगी आपके पास एक्सपीरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, ओके। तो यहां से देखेंगे, हाँ, सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज रेजिडुअल वॉल्यूम का डेफिनेशन। वो वॉल्यूम ऑफ एयर जो लंग्स के अंदर रिमेनिंग है अभी भी, चाहे तुमने कितनी भी फोर्स से एयर को बाहर निकाल दिया तब भी कुछ एयर लंग्स के अंदर हमेशा प्रेजेंट रहती है, जिसकी वैल्यू है 1100 से लेकर 1200 ml तक, राइट, दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम। ओके, आगे आ जाओ। तो अब इंस्पिरेटरी कैपेसिटी की डेफिनेशन को देख लो। सिंपल, वर्ड से समझ में आ रहा है बेटा। नॉर्मल इंस्पिरेशन प्लस फोर्सफुल इंस्पिरेशन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं तो वो आ जाएगी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, हाँ, बाहर निकालने के बाद आप कितना अंदर ले सकते हो। ठीक है, कितनी एयर, तो कितनी एयर ले सकते हो आप, टीवी प्लस आईआरवी, टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी, उसको हमने क्या बोला, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो देख लो ये टोटल कितनी आ जाएगी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी हमारी कितनी आ जाएगी। टाइडल वॉल्यूम कितना है बेटा, टाइडल वॉल्यूम इज 500, टाइडल वॉल्यूम कितना है 500 प्लस इंस्पिरेटरी कैपेसिटी अगर मैं मान लूं 2500 से 3000, तो ये आ जाएगी नियर अबाउट 3000 से लेकर 3500 ml तक। ठीक है, कितनी आ गई, 3500 से लेके 3500 आ गई आपकी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, अच्छा, होता क्या है, जब लंग्स के अंदर ये एयर जब एंटर करती है, कौन सी एयर, बाहर वाली जो एयर एंटर की, टाइडल वॉल्यूम कितनी एंटर की, 500 ml। अब इसमें से पूरी की पूरी एयर का एक्सचेंज नहीं होता है। 150 ml की जो एयर है वो तो डेड स्पेस के अंदर ही फंस के रह जाती है। सिर्फ जो 350 मिलीलीटर ऑफ एयर है, जिसको एल्वियोलर वॉल्यूम बोलते हैं, सिर्फ इतनी ही एयर एक्सचेंज के लिए अवेलेबल रहती है। ठीक है, इतनी ही एयर का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। बाकी क्या होगा बेटा, 150 तो ट्रेकिया के अंदर एनाटॉमिकल डेड स्पेस के अंदर ही फंस के रह जाती है। ठीक है, तो हमने इंस्पिरेटरी कैपेसिटी तक समझ लिया। ओके, आगे आ जाओ। अब हम देखेंगे व्हाट इज एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी में क्या किया, नॉर्मल इंस्पिरेशन किया, आपने अंदर ले ली एयर, टाइडल वॉल्यूम। अब आपने नॉर्मल इंस्पिरेशन, एक जनरल सी, आपने 500 ml अपने अंदर ली। अब आप 500 ml ही बाहर निकाल देते हो। उसके अलावा आप कुछ एयर जबरदस्ती बाहर निकालते हो। ठीक है, दैट इज नोन एज, दोनों को प्लस कर दूं तो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, दैट इज टीवी प्लस ईआरवी। और कितनी होगी इसकी वॉल्यूम, 1500 से लेके 1600 ml इज आवर एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। तो वर्ड से आप कैच कर सकते हैं, एक्सपिरेशन, एक्सपायर करने की कैपेसिटी, मतलब एक्सेल करने की कैपेसिटी। तो ये क्या आ गया बेटा, दिस इज योर टीवी प्लस दिस इज योर ईआरवी। ठीक है, प्लस ईआरवी। टीवी कितनी है हमारा 500 ml प्लस 1100 या 1000। ठीक है, ये आ जाएगी आपकी नियर अबाउट 1600 ml। 1600 ml आपकी क्या आ गई बेटा, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। क्या आ गई, 1600 इज द एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। We have done expiratory capacity, yes. Now, what is functional residual capacity? Let us understand from this diagram our. Yes, देखो, अब क्या हुआ, the volume of air which is left inside the lungs, even मतलब after normal expiration के बाद भी और inhalation के इंस्पिरेशन के बाद भी
कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर जो लंग्स के अंदर रह जाता है उसको हमने क्या बोला, दैट इज रिजर्व्ड वॉल्यूम। ठीक है, वो लंग्स के अंदर ऑलवेज प्रेजेंट रहेगी। कितनी बेटा उसकी वैल्यू 1100 से लेके 1200 ml तक, दैट इज रिजर्व्ड वॉल्यूम। तो अब हमें बताना है व्हाट इज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, राइट। आपने जितना अंदर लिया था, जितनी एयर आपने अंदर ली, आपने एक्सहेलेशन से वो सारी एयर बाहर निकाल दी और कुछ एयर आपने एक्सहेलेशन, फोर्सफुल एक्सहेलेशन से बाहर निकाल दी। ठीक है, तो अगर मैं ERV दैट इज फोर्सफुल एक्सहेलेशन से जो आपने एक्स्ट्रा एयर बाहर निकाली प्लस उसके बावजूद भी कुछ रिजर्व वॉल्यूम प्रेजेंट है, तो अगर हम फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी की बात करेंगे दैट विल इंक्लूड ERV प्लस RV। ठीक है, इसको देखो कैसे समझेंगे। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी को समझने के लिए फॉर एग्जाम्पल मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल आई हैव दिस लंग्स। ठीक है, चलो लंग के लिए हम एक काम करते हैं, लेट अस इंक्लूड अ न्यू स्लाइड हियर। आई हैव दीज लंग्स। ठीक है, ये हुआ ब्रोंकस। ठीक है, ये आपके लिए है राइट लंग एंड ये आपका है लेफ्ट लंग। ठीक है, देखो इतना वॉल्यूम ऑफ जो एयर है दैट इज ऑलवेज प्रेजेंट, रिजर्व्ड वॉल्यूम। ये क्या है बेटा, रिजर्व्ड वॉल्यूम, राइट। अब आपने क्या किया, जब फोर्सफुल एक्सहेलेशन किया उससे आपने, दिस इज ERV। ठीक है, जो आप फोर्सफुली निकाल सकते हो। अब इतनी एयर जो है अगर आप फोर्सफुली नहीं निकालते हो तो वो कहाँ प्रेजेंट है, लंग्स के अंदर, प्लस ये रिजर्व्ड वॉल्यूम। इन दोनों का जो टोटल आएगा दैट इज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, दैट इज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो देखो हमने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपीरेशन, नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद आपने जो एयर लंग्स के अंदर बच गई वो क्या रहेगी आपकी, दैट इज FRC, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। और इसमें हम टोटल कर देंगे ERV प्लस RV का। ठीक है, कितनी वैल्यू आ जाएगी, कितनी वैल्यू आ जाएगी, देखो ERV की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, हमने बोला जो ERV है दैट इज 1000 to 11,000 मिलीलीटर और RV कितना है आपका, नियर अबाउट 11 to 12। तो हम क्या करेंगे, 1000 to 1100 प्लस 1100 to 1200, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी नियर अबाउट 2100 से लेकर कितनी आ जाएगी, 2200 तक। ठीक है, तो ये होगी बेटा आपकी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये 2100 से लेके 2300, मिनिमम टू मैक्सिमम, इतनी इसकी वैल्यू आ जाएगी। आई होप आपको फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी के बारे में समझ में आ गया। वो वॉल्यूम जो एक नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद भी लंग्स के अंदर जो जगह बचती है दैट इज FRC। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखेंगे। नाउ व्हाट इज टोटल लंग कैपेसिटी, सब कैपेसिटीज को बेटा प्लस कर दो, दैट इज टोटल लंग कैपेसिटीज। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इन द लंग्स आफ्टर मैक्सिमम इंस्पिरेशन, मैक्सिमम आप कितना अंदर ले पा रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको लंग्स की कैपेसिटी टोटल बतानी। देखो रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये दोनों तो आए गए, प्लस टाइडल वॉल्यूम और प्लस IRV। ठीक है, अब हमने क्या समझा, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी के अंदर ओके एक चीज बेटा हमारी रह गई, वाइटल कैपेसिटी को हमने, हाँ देखो वाइटल कैपेसिटी में क्या क्या आ जाएगा, वाइटल कैपेसिटी में आ जाएगा आपका TV, ERV और IRV। ये जो सारा है दिस इज योर वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, वाइटल कैपेसिटी में आप क्या करोगे, TV को भी प्लस कर दो, प्लस ERV, IRV प्लस ERV। ठीक है, यहां तक ये क्या रहेगी आपकी वाइटल कैपेसिटी, राइट। तो वाइटल कैपेसिटी इज, देखो रिजर्व वॉल्यूम और ERV ये हमारी हो गई बेटा FRC, TV, IRV, TV और IRV को हमने TV प्लस IRV प्लस ERV,
ये हमने बोला वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी में अब ये तीनों के, ये भी हट गया, ये भी हट गया और ये भी हट गया, तीनों को प्लस करके हमने क्या बोल दिया, दैट इज VC। ठीक है, तो VC में RV प्लस कर दो, दैट इज टोटल लंग कैपेसिटी। VC वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, ये कितनी आ जाएगी आपकी, टोटल लंग कैपेसिटी आ जाएगी, राइट। तो VC में कौन कौन आएगा, TV, IRV, ARV, तीनों को प्लस कर दो, प्लस उसका क्या बच गया, रेजिडुअल वॉल्यूम, वो सारी क्या आ जाएगी आपकी बेटा, टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, VC प्लस RV कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी, 5000 से लेके 6000 मिलीलीटर, और दैट इज टोटल लंग कैपेसिटी। लुक हियर, देखो यहीं पे आ जाओ बेटा डायग्राम पर, देखो TV कितनी है आपकी, 500 में मिनिमम वैल्यूज ले रही हूँ। IRV कितनी है आपकी, 2500, कितना हो गए 3000, और ERV कितनी है, नियर अबाउट आपकी 4000। तो अगर हम इसको यहाँ से प्लस करेंगे मैक्सिमम वैल्यू से, तो 5000 से लेके 6000 के बीच में आ जाती है टोटल लंग कैपेसिटी, राइट। चलो, आई होप ये हमें क्लियर हो गया है। ओके, अब अगर हम बात करें, जैसे कि हमने देखा एल्वियोलाई के अंदर अगर हम ट्रेकिया के स्ट्रक्चर देखें तो टिल टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, टिल टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, ठीक है। कौन सा पार्ट है, एक तरह से यहाँ पे हमारा है, एयर एंटर करती है 500 ml, बट 150 ml के करीब जो एयर है वो स्टक होकर रह जाती है, कहाँ तक, आपके उस पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, नोस्ट्रिल से लेके, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, नोस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंकियाई तक, टर्मिनल ब्रोंकाई तक। दैट इज नॉट इन्वॉल्व इन गैशियस एक्सचेंज। गैशियस एक्सचेंज में सिर्फ एल्वियोलर वॉल्यूम ऑफ एयर इज एक्सचेंज्ड, ठीक है। दैट इज कॉल्ड डेड स्पेस। डेड स्पेस वॉल्यूम इज अबाउट 150 मिलीलीटर, राइट। तो इसी को यहीं से समझेंगे हमने क्या किया था बेटा। देखो व्हाट वी हैव डन, हमने ये बोला कि जो एयर एंटर कर रही है लंग्स के थ्रू एल्वियोलाई के पास आई, एल्वियोलाई के पास सिर्फ 350 ml ऑफ एयर इज एक्सचेंज्ड फॉर गैशियस एक्सचेंज होगा। बाकी जो 150 ml है दैट इज द डेड स्पेस, दैट इज द डेड स्पेस। ये कहाँ रह गई आपकी, नॉस्ट्रिल से स्टार्ट कर लो टर्मिनल ब्रोंकियाई तक जो एयर है दैट इज नॉट यूज्ड इन एनी गैशियस एक्सचेंज, दैट इज नोन एज डेड वॉल्यूम और डेड स्पेस, राइट। तो ये बात की बेटा हमने वॉल्यूम के बारे में। डेड स्पेस, डेड एयर वॉल्यूम अबाउट 150 होता है, तो एक्सचेंज के लिए कितनी बच जाती है हमारे पास, 350 ml तक। ओके, रेस्पिरेटरी साइकिल किसको बोला हमने, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन को प्लस कर दो, दैट इज रेस्पिरेटरी साइकिल। 12 पर मिनट का साइकिल होता है, 5 सेकंड तक चलता है, जिसमें 2 सेकंड इंस्पिरेशन के, 3 सेकंड एक्सपिरेशन के, जिस बात को हम ऑलरेडी अभी भी समझ चुके हैं। नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है, 12 पर मिनट। हमने बोला कितना इंक्रीज कर सकते हैं, 15 पर मिनट। तो ऑन एन एवरेज अगर हम वैल्यू ले लें तो 12 से 16 टाइम्स पर मिनट इट इज द रेस्पिरेटरी रेट। कैसे मेजर करते हैं बेटा वॉल्यूम्स को, दैट इज टू मेजर द रेस्पिरेटरी रेट हम यूज करते हैं स्पायरोमीटर, हम यूज करते हैं स्पायरोमीट्री, ठीक है। तो स्पायरोमेट्री के अंदर कौन कौन सी वॉल्यूम्स इंक्लूड होंगी, स्पायरोमेट्री में आपकी सिर्फ टीवी, IRV और ERV आएंगे। रेजिडुअल वॉल्यूम जो है दैट इज नॉट मेजर्ड थ्रू दिस स्पायरोमीटर बिकॉज दैट इज द एयर विच इज रिमेनिंग ऑलवेज इन द लंग्स, राइट। तो दिस इज स्पायरोमीटर। तो विद दिस हमने कर ली है पल्मोनरी वॉल्यूम एंड नाउ इट्स द टाइम टू गिव आंसर ऑफ सम क्वेश्चंस, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे एक एक आंसर को। ओके, सी मैच करना है आपको टाइडल वॉल्यूम। सबसे पहले बताओ टाइडल वॉल्यूम होता क्या है। नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन से जो एयर, मतलब नॉर्मल जो हम अंदर एयर ले रहे हैं वही हम एक्सपायर कर देते हैं एक बहुत नॉर्मल सी कंडीशन में, 500 ml की चीज, ठीक है। तो इसको देखेंगे टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी, इसको मैच करना है बेटा हमें। वॉल्यूम ऑफ एयर, नो, टाइडल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड, यस, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन, इसको हमने क्या बोला बेटा, TV। तो फर्स्ट के सामने हम लिख लेते हैं E, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम का डेफिनेशन हमें हो गया क्लियर। सेकेंड आ जाओ,
इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद, टाइडल वॉल्यूम के बाद आप कितनी एयर अंदर फोर्सफुली इंस्पायर इनहेल कर सकते हो, मतलब ठीक है। तो आपको ये बताना है एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सिबल इंस्पिरेशन। तो 2 के सामने आपका आ जाएगा बी। ओके, थर्ड आ जाओ। व्हाट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम? वो वॉल्यूम जो आप नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद जब आप एयर को एक्सेल कर रहे हो तो फोर्सफुली आप कितना एयर और एक्सेल कर रहे हो, दैट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इसका आंसर देखेंगे यस, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय अ फोर्सिबल एक्सपिरेशन, दैट इज 3 का आ जाएगा आपका जी। फोर्थ पे आ जाओ। व्हाट इज रेजिडुअल वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपिरेशन। कितना भी एयर, मतलब आपने जितना फोर्सफुल लिया था आपने उसको ही बाहर निकाल दिया, स्टिल देन कुछ एयर कहाँ रहती है आपकी लंग्स के अंदर, दैट इज सी। तो फोर्थ का आ जाएगा हमारे सामने सी। फिफ्थ देखो, इंस्पिरेटरी रिजर्व कैपेसिटी टीवी प्लस आईवी, ठीक है। तो हमने क्या करा, इंस्पिरेटरी रिजर्व कैपेसिटी में आएगा आपका, एक सेकेंड, विच वन, इंस्पिरेटरी रिजर्व कैपेसिटी एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, टाइडल वॉल्यूम यस, प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम नहीं आएगा इसमें, दैट इज इंक्लूड वाइटल कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी रिजर्व कैपेसिटी हमें बताना है 5 का, तो डी, टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यस यहाँ आ गया डी। 6 का देखो, वाइटल कैपेसिटी क्या हो जाएगी? वाइटल कैपेसिटी में आएगा आपका टीवी, ईआरवी प्लस आईआरवी। टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। 6 के सामने आ गया आपका ए, ठीक है। 7 देख लो, टोटल लंग कैपेसिटी में वाइटल कैपेसिटी और रेजिडुअल वॉल्यूम को जोड़ दो, वो क्या आ जाएगी? टोटल लंग कैपेसिटी। तो 7th का आ जाएगा एफ। अब कर लेंगे मैच, आपका आंसर कौन सा मैच कर रहा है। फर्स्ट के सामने ई, सभी में ई आ रहा है, ओके। सेकंड के सामने आना चाहिए बी, हाँ इधर आ रहा है हमारा। थर्ड के सामने आना चाहिए हमारा जी, ओके। फोर्थ के सामने आना चाहिए सी, यस। 5 के सामने आना चाहिए आपका डी, 6 के सामने ए, 7 के सामने आना चाहिए एफ। तो आपका आंसर आ रहा है यहाँ पर डी, तो डी को टिक कर देंगे। इसी क्वेश्चन के साथ हमने सारी जो भी हमने पढ़ा था, जितने वॉल्यूम्स हमने पढ़ी थी, हमने सबको रिवाइज कर लिया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देख के पढ़े। टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम हमें पता है 500 ml वॉज द नॉर्मल जो हमने एयर अंदर ली। तो फर्स्ट के सामने आ गया हमारे सामने सी। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV कितनी हो सकती है? 2500 से लेके 3000 ml तक एयर हम और फोर्सफुली एंटर करवा सकते हैं लंग्स के अंदर। व्हाट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम? नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद जब हम एक्सपिरेशन करेंगे तो फोर्सफुली कितनी एयर हम बाहर निकाल सकते हैं? दैट इज अबाउट 1100 to 1200 मिलीलीटर ऑफ एयर। दैट मीन्स थर्ड के सामने आ जाएगा हमारे पास, थर्ड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यस 1000 to 1100, दैट इज बी। और फोर्थ में आ जाएगा हमारे पास रेजिडुअल वॉल्यूम 11,000 to 12,000, फोर्थ के सामने आ जाएगा हमारा ई। और वाइटल कैपेसिटी यस, दिस इज द वाइटल कैपेसिटी, तो फिफ्थ के सामने आ गया डी। तो देख लो इनमें से कौन सा हमारा मैच कर रहा है। 1C, सेकेंड ए, थर्ड बी, फोर्थ ई, 5D, यस बी इज द आंसर, ठीक है। चले नेक्स्ट पे, ओके। नाउ सी आवर यस टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी में हमने VC प्लस RV किया था। VC में आपके IRV, ERV प्लस TV तीनों आ गए थे, तो हम यहाँ पे बोलेंगे VC प्लस RV, दैट इज आवर vital capacity plus residual volume that makes total lung capacity। क्या बनाएगा? total lung capacity, ओके। अब vital capacity किसके बराबर होती है? vital capacity is equal to tidal volume plus ERV plus IRV। that means तीनों चीजें आ गई इसमें हमारी D ऑप्शन में, yes। then अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वॉल्यूम। वॉल्यूम इंक्रीजिंग के लेवल पर हमें इसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले जो मिनिमम वैल्यू है वो किसकी थी? टीवी की।
मिनिमम वैल्यू किसकी आ जाती है, टीवी की, कितनी थी 500 ml, ठीक है। और आपकी रेजिडुअल वॉल्यूम आ जाती है नियर अबाउट 1100 से लेकर, देखो यहाँ पर हमने कितनी लिखी, रेजिडुअल वॉल्यूम नियर अबाउट 1100 टू 1200 मिलीलीटर, 1100 टू 1200 मिलीलीटर। और एक्सपीरेटेड रिजर्व वॉल्यूम हमने काउंट किया नियर अबाउट 1000 से लेके 1100 मिलीलीटर। एंड व्हाट इज इंस्पिरेटेड रिजर्व वॉल्यूम, 2500 से लेके 3000 ml तक, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई, देख लो IRV कितनी आ रही है, सी ARV 1000 टू 1100, RV 1100 टू 1200 और IRV 2500 से लेके 3000 ml तक, दैट इज प्रेजेंट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, चलो अब इनको अरेंज करो। तो सबसे पहले आती है बेटा आपकी 1, यस 1 से बड़ी कौन सी है आपकी, देन दिस 3, यस, देन 2, देन 4। तो 1, 3, 2, 4, yes, C is the right answer. Okay. So in our today's class, what we have learned about the pulmonary volumes, right? And that means respiratory volumes and capacities. After that we have discussed about the normal respiratory cycle, breathing rate क्या होता है, respiratory cycle क्या होता है, and what is spirometer. And after that we have discussed objective question. इन objective question के साथ ही हमने पूरा जो आज का discussion था उसको एक बार हमने revise कर लिया। With this, in our next class we will discuss about ये जो gaseous exchange है ये कैसे होता है, gases का transport कैसे होता है, ठीक है। तो alveolar part के अंदर हम gaseous exchange को समझेंगे in our next class में। And with this thank you for watching। कौन से चैप्टर हम कर रहे हैं, today we have discussed about the pulmonary volumes. With this, it's the time to say thank you, but don't forget to subscribe to Science Easily channel, as well as always remember one thing, that you have to learn with a smile.